हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद एजे 2.0। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 124 के बारे में, जो कि बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चलिए आज हम इसको बड़ी सिंपल भाषा में समझेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, Establishment of Supreme Court. There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India, and until the Parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges. मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश होगा जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर जजेस होंगे, लेकिन पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि अगर जरूरत हो तो वो जजेस की मतलब जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज कर सकती हैं। लेकिन आज के टाइम पे जो है वो ये जो नंबर है वो 34 जजेस तक बढ़ चुकी है, मतलब 33 जजेस प्लस 1 CJI। आर्टिकल 124 का क्लोज 2 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। एवरी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द judges of a supreme court and the high courts in the state as the president may deem necessary for the purpose, and shall hold the office until he attains the age of 65 years. Provided that in the case of appointments of a judges other than the Chief Justice, the Chief Justice of India shall always be consulted. मतलब इसका मतलब यह है कि मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट करने की, लेकिन यह भी बिना कंसल्टेशन के नहीं होता। ये सारा जो मामला है कंसल्टेशन के साथ ही होगा। अपॉइंटमेंट से पहले प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के कुछ एग्जिस्टिंग जजेस और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो उनसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। और अगर बात हो मतलब CJI के अलावा किसी और जज की अपॉइंटमेंट की, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन लेना कंपलसरी है। जजेस की रिटायरमेंट एज भी यहाँ डिफाइन की गई है, जो कि है 65 ईयर्स। नेक्स्ट, आर्टिकल 123 का क्लोज 3 क्या कहता है जान लेते हैं। A person shall not be qualified for appointment as a judges of the Supreme Court unless he A is a citizen of India, B and has been for at least 5 years of a judge of a high court or of a 2 or more such courts in succession, or C has been for at least 10 years an advocate of a high court or 2 or more such courts in succession, or is the opinion of a president a distinguished jurist। इसका जो आर्टिकल 124 का क्लोज 3 है ये कहता है, ये बताता है कि जो किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की है जो क्वालिफिकेशंस हैं वो कितनी चाहिए, मतलब कि क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगी। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं तो आपको ये तीन में से किसी एक कैटेगरी में फिट होना जरूरी है। फर्स्ट, हाई कोर्ट के जज के रूप में कम से कम मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस हो फर्स्ट। एंड द सेकेंड, सबसे पहले तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया के होने चाहिए, और या फिर हाई कोर्ट के जो जज होने चाहिए या तो आप 5 साल तक, या फिर हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में आपने मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस हो। हाई कोर्ट के एडवोकेट का एक्सपीरियंस 10 साल का हो। तो या फिर प्रेसिडेंट की ओपिनियन है कि उनका जो डिसीजन है प्रेसिडेंट के द्वारा कि आपने लॉ में कुछ अच्छा वो स्कॉलर या फिर कंट्रीब्यूशन किया है, तो आपको प्रेसिडेंट की अनुमति पर ही आपको बना जा सकता है। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का मतलब ये होता है कि कानून के फील्ड में एक एक्सपर्ट, जैसे है कि रेपुटेटेड लीगल स्कॉलर्स या लॉ प्रोफेसर जिसका लीगल फील्ड में बड़ा कंट्रीब्यूशन हो।
आर्टिकल 124 का क्लोज फोर्थ क्या कहता है? ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास्ड अंडर after an address by each house of parliament supported by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members present and voting and presented to the president in the same session for such removal on the ground of proved मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी को आप अंडरलाइन करिएगा, ये मेन पॉइंट्स हैं इस क्लोज के, आर्टिकल 124 क्लोज फोर्थ के। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जज तब तक ऑफिस में रह सकता है जब तक वो खुद रिटायर ना हो जाए या फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिमूव ना किया जाए। रिमूवल का प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट होता है वैसे तो, जैसे कि हम मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट क्या होता है? ये एक मोशन फाइल होता है जिसमें कि पार्लियामेंट में इसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा मोशन फाइल होता है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यह मोशन पास होना जरूरी है। टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी सपोर्ट होना चाहिए कितना? प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स में 2/3 का मेजोरिटी सपोर्ट। जब यह दोनों हाउस से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट उस जज को रिमूव कर सकता है। इसका मतलब यह है कि बिना सॉलिड प्रूफ के किसी भी जज को हटाया नहीं जा सकता। मतलब कि एक सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। जज की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है ताकि वो बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के काम कर सके। इस बात का आप ध्यान रखना चाहिए आपको, जो भी फ्यूचर जुडिशरी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आर्टिकल 124 का क्लोज फिफ्थ, पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ ए जज अंडर द क्लोज फोर्थ। इसमें वही बात बताई गई है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो मिसबिहेवियर का वो अच्छी तरीके से हो, फेयरली हो, और जो इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर है वो प्रूफ है वो मतलब सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, तभी ये आर्टिकल 124 के क्लोज फोर्थ के हिसाब से। एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बिफोर ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट behalf by him an oath or affirmative according to the form set out for the purpose in the third schedule। यहाँ पे थर्ड शेड्यूल की भी बात करी गई है, आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं थर्ड शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और चलिए देखते हैं वहाँ आर्टिकल 124 का क्लोज सेवेंथ क्या कहता है। नो पर्सन हु हैज held office as a judge of the Supreme Court shall plead or act in any court or before any authority within the territory of India। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। जब एक सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो जाता है तो उसको किसी भी कोर्ट या किसी भी अथॉरिटी के सामने प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं होती। मतलब वो दोबारा एडवोकेट या लॉयर नहीं बन सकता। इसका मेन रीज़न यह है कि एक बार जज रहने के बाद उसके पास बहुत से सेंसिटिव लीगल नॉलेज होती है जो किसी एक पार्टी के फेवर में मिसयूज हो सकती है। इसलिए ये मतलब इसके ऊपर बैन लगाया गया कि नहीं बन सकता भाई वो। तो दोस्तों ये था आर्टिकल 124। इसके क्लोजेस की बात कर लेते हैं अब एक बार सब क्लोजेस की। आर्टिकल 124A ये क्या कहता है, अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJAC। There shall be a commission to be known as the National Judicial Appointments Commission। एक कमीशन होगा
जिसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के नाम से जाना जाएगा। द कंपोजिशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन शैल बी एज द फॉलो। मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का कंपोजिशन कुछ इस प्रकार होगा। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयरपर्सन और एक्स ऑफिशियो होगा। तो 2 अदर सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेंबर्स। 2 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद सीनियर होंगे, सीनियर होनरेबल सीनियर मेंबर्स होंगे। सी द यूनियन मिनिस्टर्स इन द चार्ज ऑफ लॉ एंड जस्टिस मेंबर होंगे। ये भी यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ लॉ एंड जस्टिस। डी 2 eminent person to be nominated by a committee consisting of the Prime Minister, Chief Justice of India and Leader of Opposition in the Lok Sabha members। 2 eminent members या पर्सन जिन्होंने कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा से बनी हो, उन्हें नॉमिनेट करेगी। ये सारे मेंबर्स हो सकते हैं आपके एनजेसी के। आर्टिकल 124B फंक्शन ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन टू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का काम क्या होगा उसके बारे में बताया गया है। ए